Today we are going to learn dimensional formula and equation. How to find the dimension. Dimension कैसे find करते हैं, ठीक है. एरिया, एरिया क्या होता है हमारा. एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला देखो क्या होगा, क्योंकि किसी भी टर्म का अगर डायमेंशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है. डायमेंशन डिस्टेंस का हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. अगर हम बात करते हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये तीनों किसकी यूनिट है, हमारी लेंथ की यूनिट मींस डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगा हमारा एल क्यूब. नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग डेंसिटी के बारे में. डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं क्या हो जाएगा, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास की बात करें, मास का हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन एम. वॉल्यूम अभी हमने फाइंड किया एल क्यूब, क्या हो जाएगा एल क्यूब. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम एल माइनस 3 हो जाएगा. नेक्स्ट आगे हमारा स्पीड. अगर हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, दोनों की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम होता है. डिफरेंस किस चीज का आता है, स्पीड जो होता है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. बस इन्हीं में डिफरेंस आता है दोनों में. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. और अगर हम बात करें वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. और दोनों ही यूनिट लेंथ की है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एल, और टाइम पीरियड हो जाएगा अपॉन टी, मींस लिख सकते हैं एल टी माइनस 1 लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करने वाले एक्सेलरेशन. नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन. What is acceleration? Change in velocity upon time taken. तो change in velocity means v minus u by t होता है इसका फॉर्मूला. तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन. चेंज से कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है हमारा एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम पीरियड टी हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये टी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एल टी माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन. नेक्स्ट वन इज मोमेंटम. What is momentum? Momentum is mass multiplied by velocity, that is denoted by p. P equals to m into v. Mass multiplied by velocity. Mass क्या लिखेंगे हम लोग m, और velocity क्या हो जाएगा l t minus 1 हो जाएगा. मीन्स हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m l t minus 1 is the dimension of momentum. नेक्स्ट हम बात करने वाले अगले डायमेंशन की, वो है हमारा फोर्स. फोर्स अगर हम बात करें तो कहाँ से फाइंड करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से. न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, जो हमारा फोर्स अप्लाई होगा वो किसके इक्वल होगा, मास टाइम एक्सेलरेशन के इक्वल होगा. नेक्स्ट वन इज फोर्स. फॉर्मूला फॉर फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास के लिए क्या लिखेंगे, डायमेंशन हो जाएगा m. एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड किया था एल टी माइनस 2. कहां से हमने फाइंड किया था, एक्सेलरेशन चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो वेलोसिटी आया था हमारा एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2. ये हो गया हमारा फोर्स का डायमेंशन. नेक्स्ट आगे हमारा वर्क. वर्क क्या होगा हमारा, वर्क डन कब होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. जब फोर्स को हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. फोर्स का भी हमने ऊपर ही फाइंड किया, क्या होता है एम एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस क्या होगा एल. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ वर्क. अगर हम बात करें वर्क और एनर्जी की, तो दोनों का ही डायमेंशन सेम होगा. वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन दोनों का ही डायमेंशन सेम होगा, और वो किसके इक्वल होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. क्योंकि जो एनर्जी के डिफिनेशन की बात करें तो एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क. तो वर्क के डायमेंशन के इक्वल होगा एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला टर्म हमारा है पावर. पावर क्या होता है, कितना वर्क हो रहा है और उस वर्क होने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है. मींस हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, बॉडी कितना टाइम ले रही है, ठीक है. वर्क डन हमने भी फाइंड किया, क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा टी, ठीक है. तो वर्क डन हमने लिखा अपॉन टाइम पीरियड, को हमने डिवाइड कर दिया. तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इज द डायमेंशन ऑफ पावर. नेक्स्ट वन इज प्रेशर. What is the formula for pressure? Pressure is force upon area. कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है. हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का भी हमने जस्ट ऊपर ही फाइंड किया था, यहाँ पे रख देते क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. मीन्स हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर. यहाँ से एक एल कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ आएगा डायमेंशन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2. ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, ये डायमेंशन हो जाएगा प्रेशर का. नेक्स्ट आगे बात करते हैं टॉर्क, ठीक है. टॉर्क क्या होता है हमारा,
जिसको हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क। जब फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन का, ये रोटेशनल बॉडी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है तो वहां पे क्या आता है, टॉर्क आएगा, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। मींस यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, अभी मैं यहाँ फाइंड किया था, फिर इसको यहाँ पे पुट किया था, तो याद होना चाहिए MLT-2, और डिस्टेंस क्या होता है, L हो गया, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, ml² T-2 इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ये कुछ क्वांटिटीज हो गई। इसके बाद अगले नेक्स्ट क्वांटिटीज की बात करते हैं हम लोग। एक हमारा कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल जी। कैपिटल जी की अगर वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है इसकी वैल्यू, 6.6 × 10⁻11, ठीक है। तो इसका डायमेंशन लोग फाइंड करने वाले, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करने वाले, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी के से, ठीक है। तो इसका सबसे पहले मुझे क्या याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला आता कहां से है, F इक्वल्स क्या होता है, Gm1m2/r² के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कैपिटल G इक्वल्स कितना हो जाएगा, Fr²/m1m2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, अभी हमने कैलकुलेट भी किया था। ये हो गया हमारा r² मींस डिस्टेंस हो जाएगा हमारा L² अपॉन नीचे क्या है, मास बॉडी मींस m², ये हो जाएगा। मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ क्या जाएगा, m-1 L, यहाँ पे हो जाएगा देखो L², तो यहाँ पे हो जाएगा L3, L² है यहाँ पे L, L3 बन जाएगा, यह हो जाएगा T-2। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशन। नेक्स्ट आ गया हमारा इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, जब शॉर्ट टाइम के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। मींस क्या हम लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T, यहां से T कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, MLT-1 के इक्वल हो जाएगा। ये आ गया हमारा इम्पल्स का डायमेंशन। उसके बाद आ गया हमारा अगला स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस मींस फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई हो रहा है, हम फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो हम फोर्स की डायमेंशन की बात करें, फिर से बार बार फोर्स आ रहा तब तक तो याद हो गया होगा, MLT-2, एरिया क्या होगा, L², क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ वही चीज है, L² हो जाएगा। यहां से L कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ML-1 T-2 के इक्वल हो जाएगा। याद रखो जो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होता है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ये भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होता है। ये सब चीजें भी साथ में डिस्कस करते जा रहे हैं, क्योंकि इससे भी एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला टॉपिक हमारा है स्ट्रेन। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है हमारा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। फॉर्मूला भी देखते चलते हैं साथ में, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जितना भी डायमेंशन चेंज हो रहा है अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन हो जाएगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे डायमेंशनल यूनिट। तो ये क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लिख सकते हैं M0 L0 T0, ठीक है। तो MLT में कुछ भी नहीं होता इसके पास, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये पॉइंट्स है, कुछ याद रखना पड़ेगा स्ट्रेस के बारे में। नेक्स्ट आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, दोनों के बीच का रेशियो, मींस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम बात करें इसका डायमेंशन तो बहुत आसान है। क्यों आसान है, देखो स्ट्रेस का डायमेंशन अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया से कैलकुलेट किया, ML-1 T-2। और स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो स्ट्रेस के इक्वल होगा, और वो कितना आ जाएगा, ML-1 T-2 के इक्वल होगा। मींस स्ट्रेस, प्रेशर और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोल सकते हैं, बीच दोनों के बीच का रेशियो होता है। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट वन इज सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ पे, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। हम बात करने वाले इसके डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स, फिर से वही आ गया हमारा mlt-2 अपॉन क्या है? लेंथ। लेंथ यहाँ नीचे लिख देंगे, एल क्या होगा? कैंसिल आउट कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? mt-2 इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। नेक्स्ट इसके बाद आगे हमारा सरफेस एनर्जी, ये हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है पूरा, सरफेस और सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट वन इज सरफेस एनर्जी। इस समय फॉर्मूलाज भी याद कर लेना है, पूरा 11th कॉन्सेप्ट इसी में आ जाएगा। तो सरफेस एनर्जी की बात करें, क्या होगा हमारा? वर्क अपॉन एरिया, वर्क अपॉन एरिया। और वर्क डन होता क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2, सब कुछ माइंड में करना है, मल्टीप्लाई करें डिस्टेंस हो जाएगा हमारा l। एरिया क्या होता है? l स्क्वायर। एरिया क्या होता है हमारा? l स्क्वायर। अच्छा अगर दोनों को कट करते हैं, यहाँ पे देखो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा क्या है यहाँ पे? mt-2। मींस यहाँ से क्या समझ में आता है? सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की बात करें, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। पॉइंट यहाँ पे याद रखो, सरफेस टेंशन and surface energy have same dimension, सेम डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होता है। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट भी कर लिया। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस एनर्जी क्या होता है? वर्क अपॉन एरिया। नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग नीटा से डिनोट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा इसका फॉर्मूला आता कैसे है? ये होता है इसका फॉर्मूला F इक्वल्स टू नीटा ए dv अपॉन dx। इस तरीके से फाइंड करते हैं, दो सरफेस की लेयर लेते हैं हम लोग, उसके बीच में जितना फोर्स प्रोवाइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहां से नीटा अगर अलग करते हैं, नीटा होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो क्या हो जाएगा? F अपॉन ए डॉट dx अपॉन dv हो जाएगा। हम पूरे डेरिवेशन के साथ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन लिखते क्या हो जाएगा? mlt-2 और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? l। एरिया क्या लिखेंगे हम लोग? l स्क्वायर। v क्या है हमारा? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे? lt-1 हो जाएगा। यहाँ पे जो कैंसिल आउट है पहले कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट कर दिया हमने। यहाँ से t-1 से t-1 कैंसिल आउट हो गया, t-2, तो ऊपर t-1 बचा है, नीचे l बचा है, l को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा देखो m, l ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा? l-1, t-1, t-2 कट गया था, ऊपर t-1 बच गया, तो डायमेंशन क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का? ml-1 t-1 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट अनदर टर्म इज एंगल। इसके बाद आ गया हमारा अगला टर्म एंगल। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ध्यान समझना इसको, आर्क अपॉन रेडियस। अगर हम बात करें आर्क अपॉन रेडियस करते भी इसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा हमारा? दोनों लेंथ की यूनिट होती है l अपॉन l, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मींस क्या आ जाएगा? m0 l0 t0, मींस एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके पास डायमेंशन नहीं होता है। इसके पहले और कौन सी क्वांटिटी पढ़ी जिसके पास डायमेंशन नहीं होता? वो था हमारा स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला था ओरिजिनल लेंथ हमारा था और चेंज लेंथ, दोनों का वो रेशियो था। तो दोनों के रेशियो को अगर हम लोग कट करते हैं तो जीरो के इक्वल हो रहा था, मींस m भी जीरो था, l भी जीरो था और t भी जीरो था। तो यहाँ पे एंगल और स्ट्रेन का डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। अनदर टर्म इज एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी कभी हमने फाइंड भी किया था lt-1। अब आगे हमारा एंगुलर वेलोसिटी मींस एंगल अपॉन टाइम टेकन, एंगल अपॉन टाइम टेकन। इसके पहले अगर वेलोसिटी की बात करें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? डिस्टेंस lt-1, एंगल अपॉन टाइम टेकन। देखिए फाइंड करते क्या होगा? एंगल तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो सिर्फ आएगा हमारा टाइम, हम लिख सकते हैं t-1। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m0 l0 t-1, दोनों ही चीजें बिल्कुल सही है। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या हो गया हमारा? एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, एंगुलर वेलोसिटी
अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम फाइंड करते क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या आ गया t-1 अपॉन टाइम पीरियड t हो गया, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे t-2, ये क्या हो जाएगा डायमेंशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा चैप्टर 7 चल रहा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, क्या होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, हम लिखते हैं इसको आई से डिनोट करते हैं, एम आर स्क्वायर मीन्स मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर, मास क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, रेडियस क्या होगा, लेंथ की यूनिट मींस हो जाएगा ml स्क्वायर। ये डायमेंशन किसका हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। नेक्स्ट आगे रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सब हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन का टॉपिक है। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन सिंपल होता क्या है, एक डिस्टेंस को रिलेट करने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन यूज किया जाता है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, लेंथ, इसलिए हम डायमेंशन इसका क्या लिखते हैं, सिंपली एल लिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, रेडियस होता है जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू m इंटू वी। तो एंगुलर मोमेंटम का हम लोग बात करने वाले हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अगर इसको हम लोग रेडियस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसको फाइंड करते हैं, मास क्या होगा m, वेलोसिटी क्या होगा lt-1, डिस्टेंस क्या होगा l, तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t-1 इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज रेशियो, में से मान लो साइन थीटा दिया गया, कॉस थीटा दिया गया, टैन थीटा दिया गया, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, एंगल रेशियो बोल सकते हैं, या फिर क्या हम लोग टैन थीटा दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है, कॉस थीटा दिया गया है, ये टोटली क्या है, एंगल डिनोट करने के लिए होती है। तो ये भी क्या होती है, एंगल जो डायमेंशनलेस है, तो ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका डायमेंशन नहीं होता है। एंगल देखिए हमने, साइन रेशियो देख लिया और स्ट्रेन देख लिया, ये तीन क्वांटिटी अभी तक क्या है, डायमेंशनलेस के अंदर आई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम होता है। ठीक है, टाइम पीरियड कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, कितना समय लग रहा है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, सिंपली टी हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से रेडियस ऑफ गायरेशन का सिर्फ और सिर्फ एल था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड, या तो इसको हम लिख सकते हैं टी इनवर्स लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। नेक्स्ट आगे हमारा प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। वैल्यू क्या होती है प्लैंक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जाहिर बात है कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34। तो नेक्स्ट आ गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट आता है कहां से, हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू, जहां से हमारा h जो होता है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो हम लोग h इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, E अपॉन न्यू, और एनर्जी का डायमेंशन वर्क डन के इक्वल होता है। तो सिंपल हम इसको लिखते हैं डायरेक्टली ml स्क्वायर t-2, और नीचे क्या आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ले से क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का इनवर्स मींस t-1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ml स्क्वायर t-1 is the dimension of Planck constant. Next one is relative density. Next one is relative density. Relative density का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो जहां पे दो टर्म का सेम रेशियो आएगा, मींस यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की डेंसिटी होती है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों लिया था, क्योंकि वाटर के 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी का डायमेंशन कैंसिल आउट कर जाएगा, तो ये भी क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस
क्वांटिटी मींस जहां पे दो सेम टर्म का रेशियो आएगा वो कैसा होगा, डायमेंशनलेस। इसके पहले स्ट्रेन का फॉर्मूला पढ़े थे, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो वहां पे क्या था, एक ही चीज बार बार आती, मींस ऊपर दोनों जो रेशियो लिया गया था वो सेम टर्म का लिया गया था, इसलिए वो भी डायमेंशनलेस था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जहां पे ग्रेडियंट यूज किया जाएगा उस टर्म को लेंथ से डिवाइड कर देना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी अपॉन लेंथ हो जाएगा। ठीक है, मींस क्या है, तो डिस्टेंस से डिवाइड कर देना, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, और वी से दैट लेंथ। तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एल टी माइनस वन अपॉन डिस्टेंस, मींस एल से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी माइनस वन के इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग ग्रेडियंट की, प्रेशर ग्रेडियंट। तो जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट में क्या करना है, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस कर देना है। क्या कर देना है, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया कितना आ जाएगा, एम एल माइनस वन, अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था, टी माइनस टू अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस को सिंपल एल लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल ऊपर से जाएगा तो डायमेंशन कितना आ जाएगा, एम एल माइनस टू टी माइनस टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेशर का, प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्स कांस्टेंट। Next dimension is force constant. फोर्स का तो सबको पता होता है, mlt माइनस टू एफ इक्वल्स टू ma से फाइंड करते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट की बात करते हैं, ये क्या होता है, तो फोर्स कांस्टेंट का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, और वी से दैट डिस्टेंस वी विल राइट हियर mlt माइनस टू अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, mt माइनस टू। ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज हीट, अगला डायमेंशन हमारा हीट। हीट को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंथैल्पी वर्ड यूज कर सकते हैं हीट के लिए। क्या यूज कर सकते हैं, एंथैल्पी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल हीट हमारा किसके इक्वल होता है, वर्डन मींस एनर्जी के इक्वल होता है, तो इसका भी डायमेंशन एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। एनर्जी का डायमेंशन वर्डन, वर्डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और फोर्स क्या होता है, mlt माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एल, तो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। होता क्या है स्पेसिफिक हीट, हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, हीट अपॉन मास मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर से इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हीट अभी हमने फाइंड किया डायमेंशन, वही सेम डायमेंशन यहाँ पे भी लिख देना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन क्या है हमारा, मास है। ठीक है, तो मास को लिख देना है m। अब टेम्परेचर के लिए क्या यूज करेंगे, टेम्परेचर के लिए अलग अलग एसआई यूनिट यूज होती है, जैसे मान लो केल्विन होता है, मेन होता है, बाकी और कौन कौन से टर्म होते हैं, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर सिर्फ एसआई यूनिट की बात की जाएगी तो हमेशा केल्विन ही लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे के लिख करके ही चलेंगे, तो क्या होगा देखते हैं कि यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एल स्क्वायर टी माइनस टू और के माइनस वन हो जाएगा। ये मास मास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या होगा, फॉर्मूला याद होना जरूरी लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट होता क्या है, हीट अपॉन मास, और हीट का डायमेंशन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रखते हैं क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन मास क्या हो जाएगा, एम, मास मास कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, लेटेंट हीट का डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज थर्मल कंडक्टिविटी। ये नीट के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसआई यूनिट पूछा जा चुका है, तो हम लोग डायमेंशन भी निकालना सीख लेते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा। नेक्स्ट वन इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है हमारा, हीट इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया टाइम टेम्परेचर। इस तरीके से याद रखना है, हीट इनटू डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला हो गया, एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम
मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। ये किसका फॉर्मूला होता है? थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो हीट का हमारा क्या हो गया? वही सेम, एनर्जी की इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? ml² t माइनस टू। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? l अपॉन एरिया क्या हो जाएगा हमारा? l² मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड है तो t लिखेंगे, टेम्परेचर की क्या यूज करेंगे? केल्विन के यूज करेंगे। यहाँ पे देखो जो कैंसिल आउट उसको कैंसिल आउट करते हैं, t यहाँ पे ऊपर जाएगा, t माइनस थ्री हो जाएगा, l² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? ml t माइनस थ्री k माइनस वन। ये क्या हो जाएगा? थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले टाइम एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीनेस बताता है कि कोई बॉडी कितना रिलैक्स फॉर्म में, इसे मान लेते हैं कोई हमारा फिक्स्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म में सब्सटेंस रखा गया है, उसको अगर डिस्टर्ब करते हैं तो आप उसकी क्या होगी? एंट्रोपी बढ़ जाएगी। एग्जांपल, अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ आते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है? कंटिन्यूअस इंक्रीज करती है, क्योंकि वहां पर रैंडमनेस बढ़ जाता है। तो रैंडमनेस बताने के लिए एंट्रोपी वर्ड यूज किया जाता है। और एंट्रोपी होता क्या हमारा? हीट अपॉन टेम्परेचर। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? हीट अपॉन टेम्परेचर। और हीट का डायमेंशन फिर से वही एनर्जी के इक्वल होगा, ml² t माइनस टू अपॉन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? k। तो आएगा क्या फॉर्मूला? ml² t माइनस टू k माइनस वन। ये हो जाएगा एंट्रोपी का डायमेंशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। यूनिवर्सल, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। क्या होगा उसका डायमेंशन? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम लोग R से डिनोट करते हैं। PV इक्वल्स टू nRT होता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, वहां से फाइंड करेंगे R का डायमेंशन क्या होगा। तो R इक्वल्स क्या हो जाएगा? PV अपॉन NT के इक्वल होगा। और P क्या होता है? प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N होता है मोल, T होता है टेम्परेचर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस टू अपॉन एरिया। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे? mlt माइनस टू अपॉन ये हो जाएगा हमारा एरिया l² मल्टीप्लाई बाय v वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? l³ अपॉन n क्या होता है? मोल, हम इसको ऐसे ही सिंपल लिख देंगे मोल, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा? केल्विन। तो यहाँ पे देखो ये l कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा l माइनस वन, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे और एक साथ लिखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ l माइनस वन, यहाँ पे l³ है, तो बचेगा क्या हमारा? ml² हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करें t माइनस टू है तो t माइनस टू लिख देते हैं, मोल ऊपर आ जाएगा मोल माइनस वन और ये हो जाएगा केल्विन माइनस वन। ये होगा डायमेंशन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। नेक्स्ट वन इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन, नेक्स्ट वन इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है उसको पहले देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्या होगा। बोल्ट्जमैन क्या होता है हमारा? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। और एनर्जी का डायमेंशन अभी हम लोग ने कैलकुलेट भी किया था, वर्डन के इक्वल होता है। वर्डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है? mlt माइनस टू। यहाँ से क्या हो जाएगा? ml² t माइनस टू, ml² t माइनस टू अपॉन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? केल्विन। तो इसको हम लिख सकते हैं ml² t माइनस टू k माइनस वन। ये हो जाएगा हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट डिनोटेड बाय J। J इक्वल्स क्या होता है? वर्क डन अपॉन हीट। तो वर्क डन अपॉन हीट का फॉर्मूला होता है इसका। अगर हम बात करें वर्क डन, तो वर्क डन का डायमेंशन एनर्जी के इक्वल होता है और हीट का भी डायमेंशन एनर्जी के ही इक्वल होता है। तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? कैंसिल आउट कर जाएगा। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है ये? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका भी डायमेंशन नहीं होता है। क्या क्या हमने देखा? एंगल का देखा, नहीं होता डायमेंशन। स्ट्रेन का नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन नहीं होता है और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का भी डायमेंशन नहीं होता है। दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की, ऐसी क्वांटिटीज जिसका इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेशन होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जिसके साइन सबको पता होगी कि कूलम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ फॉर्मूला देखो कैसे निकालेंगे। I इक्वल्स क्या होता है हमारा? Q बाई टी, मींस चार्ज अपॉन टाइम टेकन। चार्ज पूछा गया तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाई बाई टी। I क्या होगा हमारा? एम्पियर। टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। सिंपल हम इसको क्या लिख सकते हैं? AT भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वी से दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं। V क्या होता है, वर्क डन कितना हो रहा है चार्ज पर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका भी डायमेंशन इसी के इक्वल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ऐसी फील्ड जहां पे दो पोटेंशियल होंगे और उनके बीच का डिफरेंस जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, किसी इंफिनिटी चार्ज को किसी के पास लाते हैं किसी दूसरे चार्ज के पास, तो वहां पे जो वर्क होता है उस चार्ज पे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल वही एनर्जी के इक्वल होगा, मींस ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन चार्ज क्या हो जाएगा हमारा at के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, लिखते हैं तो t ऊपर चला जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात करेंगे आप हम लोग, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। रेजिस्टेंस टर्म आता है क्या, ओम्स लॉ से सबको पता होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं चीज। V इक्वल्स टू I इंटू R, तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन I के इक्वल होगा। V क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी कैलकुलेट किया, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसी में सॉल्व कर देते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा करंट। करंट क्या होता है एम्पियर, तो यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज, एम्पियर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लगा देते हैं एम्पियर, ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t minus 3 a minus 2 is the dimension of resistance. Next one is capacitance. Next आगे हमारा capacitance. that is denoted by C से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। होता क्या हमारा कैपेसिटेंस आता कहां से, Q is directly proportional to V, तो ये होता है हमारा Q equals to CV, तो C equals क्या हो जाएगा Q अपॉन V, मींस चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है हमारा, ठीक है। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज क्या लिख सकते हैं हम लोग, AT लिख सकते हैं। अभी हमने जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डायमेंशन कैलकुलेट किया और वो कितना आया था हमारा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 के इक्वल था। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते क्या आ जाएगा। चलो इसको ऊपर भेज देते हैं, हो जाएगा हमारा m माइनस 1, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, कुछ भी नहीं कट रहा है, सॉल्व करते हैं, m माइनस 1 हो जाएगा, l माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा t की पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, कैपेसिटेंस का डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा इंडक्टेंस। नेक्स्ट वन इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम लोग L से डिनोट करते हैं। इंडक्टेंस होता क्या है हमारा, ईएमएफ अपॉन करंट अपॉन टाइम टेबल, या फिर कह सकते हैं हम लोग ईएमएफ इनटू टाइम अपॉन करंट। क्या होता है सिंपल, L d∅dt होता है हमारा, d∅dt EMF इक्वल्स टू L d∅dt। तो यहीं से तो कैलकुलेट करते हैं, L इक्वल्स इधर कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा E dt अपॉन d∅ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया है, EMF इनटू टाइम टेकन अपॉन करंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो EMF कितना होगा हमारा, EMF हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन कितना होता है ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड मींस t से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन नीचे क्या हो जाएगा करंट। करंट का डायमेंशन क्या होता है हमारा, करंट कहां से आता है एम्पियर, सिंपल वहां से एम्पियर a लिख देना है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2 और यहाँ से t यहाँ पे भी था तो t यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा t माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा इंडक्टेंस का डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करने वाले हम लोग। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आता कहां से, कूलम्स लॉ से आता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये टर्म आता कहां से, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दो चार्ज के बीच में उसके बारे में बात करता है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स यहाँ पे इसको हम रखते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट, पहले कैलकुलेट करते हैं। तो 1/एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। तो Q1 Q2 हमारा क्या है, चार्ज। तो चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, AT, दो चार्ज क्या हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन फोर्स क्या लिखेंगे हम लोग MLT माइनस 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का मिस हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा क्या है L का स्क्वायर। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन यहाँ से क्या आ जाएगा
m-1 हो जाएगा, और l की पावर देखिए l यहाँ पे हमारा l स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पर l-3 हो जाएगा। और t की बात करें, t-2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t² t की पावर 4, और a स्क्वायर पहले से ही हमारा, ठीक है। तो क्या आ गया, m-1 l-3 t की पावर 4 a स्क्वायर हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी की। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, हम लोग के से डिनोट करते हैं, मींस दो परमिटिविटी का आपस में जो रिलेशन होता है, रेशियो होता है, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, मींस इफ साइलेंट नॉट अपॉन इफ साइलेंट आर, जो कंडीशन होती है उसके बेसिस को रखा जाता है, तो वहां से कैलकुलेट किया गया है। ये कितना हो जाएगा हमारा, मुझे ये बताओ, दोनों का रेशियो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो ये कैसा हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी हो गई, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज के अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, ये रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखो, इसको बोल सकते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम लोग कंडक्टेंस। नेक्स्ट वन इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, बेसिकली प्रॉपर्टी शो करता है कि चार्ज किस तरीके से फ्लो करेगा, ये हेल्प करता है चार्ज को फ्लो करने में। कंडक्टेंस अच्छा है तो चार्ज जिससे फ्लो करेगा, मींस बहुत अच्छे से वहां पे करंट ट्रेवल करेगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा, मींस कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/r। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो दोबारा नहीं करते हैं इसको सॉल्व, तो इसको डायरेक्टली लिखते क्या हो जाएगा, 1 रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, ml² t-3 a-2। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml-2 t³ एंड a², ये हो जाएगा हमारा कंडक्टेंस का डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं रो, रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी, दैट वी कॉल्ड रो। रो का फॉर्मूला देखो कैसा है, सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, तो जो भी फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो रो इक्वल्स क्या होता है, r इंटू ए अपॉन एल के इक्वल होता है। तो सबसे पहले r का ही डायमेंशन लिखना पड़ेगा, क्या होगा, क्या होता है, अभी हमने लिखा है इसको जस्ट ऊपर ही, ml² t-3 a-2 अपॉन, यहाँ पे एरिया भी है, एरिया का l² लिख देते हैं, ठीक है। और ये लेंथ क्या हो गया, हो जाएगा l। जो क्वांटिटीज यहाँ पे कट रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा क्या हमारा, ml² t-3 a-2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये किसका डायमेंशन आ गया, यहाँ पे एक और l है तो यहाँ पे l³ कर देते हैं, लास्ट में एक और l है, l³ हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज रेजिस्टिविटी का आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, उस तरीके से जो हमारा कंडक्टिविटी होता है वो होता है 1/ρ, मींस इसको रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, मींस जो इसका डायमेंशन आएगा जस्ट इसका रिवर्स कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी हमारा क्या हो जाएगा, 1/ρ के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर दो, m-1 l-3 t की पावर 3 एंड a², ये हो जाएगा हमारा कंडक्टिविटी का डायमेंशन। ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी का डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो कंडक्टेंस के जो हमने कैलकुलेट किया था 1/r, यहाँ पे m-1 हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा, m-1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी टर्म। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट एक और टर्म हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायमेंशन बात करेंगे तो उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज खत्म हो जाएगा, उसके अलावा और कोई क्वांटिटीज नहीं बची हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, दैट इज डायपोल। डायपोल क्या होता है, इस तरीके से दो चार्ज होते हैं, एक डिस्टेंस 2a से सेपरेट रहते हैं। ये हमारा चार्ज हमने ले दिया q, ये हो गया q, ठीक है, प्लस q माइनस q होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया, तो हम डायपोल मूवमेंट की बात करें इसको p से डिनोट करते हैं। p इक्वल्स क्या होता है, q मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a। q क्या होता है हमारा चार्ज, ड्यू ये क्या हो गया डिस्टेंस, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चार्ज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं at, चार्ज के लिए क्या लिखते हैं हम लोग at लिखते हैं, और डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस हो गया l, तो क्या लिखते हैं at इंटू l हो गया हमारा इसका डायमेंशन इलेक्ट्रिक डायपोल का।
अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटिटीज के बारे में। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज तो खत्म हो गए, नेक्स्ट आ गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटिटीज। सबसे पहले इसमें अगर मैग्नेटिक क्वांटिटीज की बात करें तो याद आता है हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? F इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स से रिलेट करेंगे। कोई चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो वहां पे कितना फोर्स लगेगा, वहां से B निकालेंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे। F इक्वल्स क्या होता है? QVB sin थीटा। F इक्वल्स क्या होता है? QVB sin थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से B कितना हो जाएगा? F अपॉन QV sin थीटा के इक्वल होगा। बस यहाँ से क्या करना है, इसका डायमेंशन फाइंड कर लेना है कि डायमेंशन कितना आएगा। फोर्स का सिंपल अभी इतनी देर सॉल्व कर याद हो गया होगा, mLT-2। चार्ज क्या हो जाएगा? AT। यहाँ पे V क्या होगा? V वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी क्या होता है? LT-1 मल्टीप्लाई पे क्या होगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा हमने पता है एंगल और कुछ नहीं होगा, तो उसको 1 रख देना है। तो सॉल्व करना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? L से L कैंसिल आउट, T-1 से T-2 कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा T-1 और यहाँ से T-1 हो गया, यहाँ पे T हो गया, T ऊपर चला जाएगा। देखो क्या बचेगा? M और हो गया हमारा L तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, L0 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा T-2 और ये हो जाएगा A-1। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें आ गया सेकंड हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारा? फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। बी हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया? MT-2A-1 मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या हो गया? L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर T-2A-1। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बात की थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो वहां पे आता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलेस की, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू नॉट फोर्स के फॉर्म में लिखते हैं, जिससे आसानी होगी और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। 4πr मल्टीप्लाई बाय फोर्स अपॉन I1 I2 मल्टीप्लाई बाय L। इस तरीके से हम लोग क्या करना है? म्यू नॉट। बायो-सेवर्ट लॉ का भी यूज करते हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। होता क्या है? dB इक्वल्स टू आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। वहां से डायरेक्टली रख करके इस फॉर्मूले को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते क्या हो जाएगा? यहाँ पे बचा क्या? ये दोनों क्वांटिटीज कोई मतलब है नहीं, डिस्टेंस r बचा, यहाँ पे L मल्टीप्लाई पे फोर्स क्या हो जाएगा? MLT-2। नीचे क्या है? करंट का स्क्वायर मींस एम्पियर का स्क्वायर कर देना है, और मल्टीप्लाई पे हो गया लेंथ। तो एक L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? ML हो जाएगा हमारा T-2A-2 के इक्वल हो जाएगा। ये आ गया परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पढ़ चुके, आ गया हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक फील्ड में जो मूवमेंट डेवलप होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका? I इंटू ए मीन्स करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और करंट क्या होता है हमारा? एम्पियर। और एरिया के लिए हम क्या लिखेंगे? L स्क्वायर। तो लिख सकते हैं L स्क्वायर ए। ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायमेंशन। नेक्स्ट अगर हमारा आ गया पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन मैग्नेटिक लेंथ। उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या होगा उसका डायमेंशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है हमारा? मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक मूवमेंट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया और वो किसके इक्वल आया? AL स्क्वायर अपॉन लेंथ क्या हो जाएगा? L से L कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पे? A इंटू L। ये क्या है हमारा? एम्पियर। L हो गया हमारा लेंथ। तो आज हम लोगों ने क्या हुआ? नियर अबाउट 60 एबव फॉर्मुलेस डिस्कस किए, इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना सीखा। तो ये हो गया पूरा क्लास 11th फिजिक्स में जितने भी फॉर्मुले थे सारे हमने आज डिस्कस कर लिए। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।